भाइयों बहनों, आप सबका बहुत स्वागत है आज के हमारे प्रीमिक्स में, आईआर के प्रीमिक्स में। और वही गेम रहेगी 5 सवाल 10 मार्क्स की। वीडियो के एंड में जरूर बताइएगा कि आपके कितना सही स्कोर बन रहा है 10 मार्क्स में से, नेगेटिव मार्किंग समेत। एक बात आपको इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूं कि कल सीसैट का मॉक टेस्ट रखा जा रहा है। तो सीसैट का मॉक टेस्ट बहुत सारे बच्चों ने पिछले हफ्ते भी दिया था, पिछले थर्सडे 11 मई को हुआ था। ये पार्ट 2 है सीसैट के मॉक टेस्ट का। देखिए, अब सीसैट में हमारे जो मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड हैं उतने आ जाएं तो अच्छी बात है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में सीसैट को प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। जीएस में आपके 100 नंबर 120 नंबर भी आ जाए, लेकिन अगर सीसैट में आपके 64 65 खुदा ना खास्ता अगर ऐसे नंबर आ रहे हैं तो वो सारी मेहनत बर्बाद जाएगी। तो एक मॉक टेस्ट दीजिए। अब वैसे भी 10 दिन रह चुके हैं प्रीलिम्स को, अभी कंसोलिडेट करने का टाइम है, रिवाइज करने का टाइम है। जीएस को तो आप कंसोलिडेट कर ही रहे हैं, सीसैट का यहाँ पे मॉक टेस्ट कल जरूर दीजिए। कल सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा ये, और ये रात को 12 बजे तक रहेगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, आप क्वेश्चन को नजर मारें, यहां पे पॉज करें। यहां पे पॉज करके आपको यहां पे कौन सी स्टेटमेंट सही लग रही है, क्या एक स्टेटमेंट सही लग रही है, क्या तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही लग रही है, वो आपने बताना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात की जा रही है, एनडीबी। तो क्या सही आंसर लग रहा है आपको? देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है डी 2 और 3। देखिए जो ये है ना एनडीबी, हाँ ये ब्रिक्स देशों के द्वारा जरूर बनाया गया था, लेकिन 2018 में नहीं, 2015 में। इसको हम ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। और जहां तक सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट की बात है, ये दोनों करेक्ट है। बिल्कुल, बैंक का मेन जो मकसद था, जो मेन ऑब्जेक्टिव था, वो था कि कैसे फंड्स को और रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जा सकता है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो ना कि केवल ब्रिक्स देशों में, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बट बाकी इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये ईएमडीसी जो है, इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग कंट्रीज की बात हो रही है कि कैसे वहां पे भी डेवलपमेंट डेफिसिट को मीट करने के लिए एनडीबी फंड्स मोबिलाइज कर सकता है। और जब 2015 में एनडीबी की स्थापना की गई थी तो एक ये ऑब्जेक्टिव भी था कि कैसे मदद की जा सकती है डेवलपिंग कंट्रीज की कि वो आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से लोन ना मांगे और इनसे एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक से लोन्स मांगे। और इसका जो ऑफिस है, जो रीजनल ऑफिस है इंडिया में, ये गुजरात में बनाया गया था। ये मई 2022 की बात है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपके सामने अवेलेबल है, पीडीएफ आप इस इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। तो जो पहला रीजनल ऑफिस था एनडीबी का, वो कहाँ है? जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में, जब इस बैंक की स्थापना 2015 में करी थी। सेकेंड रीजनल ऑफिस 2019 में स्थापित किया गया था, मॉस्को में, रशिया में। और इसके अलावा जो तीसरा है वो अभी यहाँ पे इंडिया में 2022 में लॉन्च किया गया था। उसके अलावा आपको यह भी पता हो कि एनडीबी में वैसे तो शुरुआत में 5 ही मेंबर्स थे, पांचों मेंबर्स ने बराबर का यहां पे कंट्रीब्यूशन किया था। तो यानी कि यहां पे पांचों देशों ने, ब्रिक्स देशों ने $10 बिलियन ईच यहां पे कंट्रीब्यूट किया था। तो जो इनिशियल कैपिटल था न्यू डेवलपमेंट बैंक का, वो $50 बिलियन था, $50 बिलियन। और इसके अलावा इजिप्ट और उरुग्वे जो है ये प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स हैं टू दिस बैंक। और बांग्लादेश और यूएई ये मेंबर्स बने थे एनडीबी के सितंबर अक्टूबर 2021 में रिस्पेक्टिवली। फिर अगले क्वेश्चन में नजर डालते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो व्हाट इज द मेन गोल ऑफ बुकारेस्ट 9? इसको हम B9 भी कहते हैं। रिवीजन का टाइम है दोस्तों, ऐसे सवाल हम अपने रैपिड रिवीजन कोर्सेज में से लेके आ रहे हैं। क्या सही आंसर आपको लग रहा है? ABCD 4 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। वेल, इसमें आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। तो बुकारेस्ट 9 का जो मेन गोल है वो ये सारे के सारे जो 3 यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हैं वो तीनों के तीनों बुकारेस्ट 9 के गोल में आते हैं। इनफैक्ट बुकारेस्ट 9 या B9, इसका नाम जो है ये फॉर्मेट 2015 में स्टैब्लिश किया गया था। अब ये बुकारेस्ट 9 का नाम आता है विद जो कैपिटल है रोमेनिया का। क्या रोमेनिया का कैपिटल का नाम क्या है? बुकारेस्ट। अब इसमें 9 देश आ जाते हैं। 9 देश इसमें रोमेनिया है, पोलैंड है, हंगरी है, स्लोवाकिया है, चेक रिपब्लिक है, बुल्गारिया है, और 3 जो आपके बाल्टिक स्टेट्स हैं यानी कि एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया। तो ये 9 देश आ जाते हैं। अब अगर आप यूरोप का मैप देखेंगे तो ये ईस्टर्न यूरोप के हैं। ये ईस्टर्न यूरोप के जो 9 देश हैं, आपको ये बात याद रखनी है कि ये 9 के 9 देश नेटो के भी मेंबर्स हैं और यूरोपियन यूनियन के भी मेंबर्स हैं। अब ये 9 देश नेटो के मेंबर्स कब बनते हैं? जब 1991 में डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर होता है। तो ये 9 देश जो कि बुकारेस्ट 9 का फॉर्मेट 2015 में बना है, तो ये 9 देश किसी जमाने में यूएसएसआर का हिस्सा था। तो यूएसएसआर से आजादी मिली, इंडिपेंडेंट हुए, तो ये नेटो के मेंबर बन गए। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि नेटो और यूरोपियन यूनियन दोनों के ये बुकारेस्ट 9 जो है मेंबर्स हैं। ठीक है, यहां पे इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां पे वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन दी गई है। तीसरे सवाल के टुवर्ड्स चलते हैं। सहेल रीजन की यहां पे बात की जा रही है। सहेल रीजन बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है बिकॉज ऑफ द वेरियस कन्फ्लिक्ट्स हैपनिंग इन अफ्रीका।
तो आपके सामने यहां पे 4 ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन ध्यान से पढ़ना, हर एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। यहां पे अभी आप पॉज कर लेना, पॉज करके आप स्टेटमेंट्स पढ़ के उसके बाद बताना आपको क्या सही आंसर लग रहा है। देखिए यहां पे सही आंसर बनता है ऑप्शन ए, सहेल डेजर्ट, यानी कि ऊपर सहेल डेजर्ट। अगर सहेल रीजन की बात करें तो सहारा डेजर्ट सहेल के नॉर्थ में आता है, सुदानियन ग्रासलैंड्स सहेल रीजन के साउथ में आते हैं, फिर जो अटलांटिक सी है वो सहेल रीजन के वेस्ट में, अटलांटिक ओशन जो है वो सहेल रीजन के वेस्ट पार्ट में आता है, द सदर्न पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, एंड जो रेड सी है वो सहेल रीजन के ईस्टर्न पार्ट में आता है। पहले आप यहां पे मैप को देखें, ठीक है, यहां पे आपका अटलांटिक ओशन आ गया, ठीक है, यानी कि वेस्ट, ये है आपका सहेल रीजन। नॉर्थ में सहारा डेजर्ट आ गया, साउथ में सुदानियन जो सवाना ग्रासलैंड्स आ गए, और ये रहा आपका रेड सी, ठीक है। अब सहेल रीजन आपको ये भी बताना चाहता हूं कि यहां पे 13 कंट्रीज आती हैं सहेल रीजन में। ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज सुदान, बुर्किना फासो, चाड, यहां पे मिलिट्री कूज हो रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम पॉवर्टी, वायलेंस, हंगर, ये सब प्रॉब्लम सहेल रीजन में परसिस्टेंट है। और आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि सहेल रीजन में 65% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है, 65% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है उनकी उम्र 25 साल से कम की है। तो बहुत रिच डेमोग्राफिक डिविडेंड है यहां पे, लेकिन हंगर, पॉवर्टी, कन्फ्लिक्ट्स, सिविल वॉर, मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स, मिलिट्री कूस के कारण यह देश बहुत पीछे जा रहा है। बहुत रिच नेचुरल रिसोर्सेज यहां पे पाए जाते हैं, नेचुरल गैस रिजर्व्स यहां पे पाए जाते हैं, तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इस रीजन में। तो लेकिन ये जो रीजन है ये न्यूज में ऑल द मोर फॉर द रॉन्ग रीजंस रहा है। नाउ चौथे सवाल की टुवर्ड्स बढ़ते हैं। IAEA के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में पूछा जा रहा है। 4 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, आपने बताना है कि कौन सा आपको सही लग रहा है ABCD में से। यहां पे क्वेश्चन को पॉज करके देखें, आराम से स्टेटमेंट को पढ़ें, कोई जल्दी नहीं है, और बताइए आपको क्या करेक्ट आंसर लग रहा है। देखिए दोस्तों, सही आंसर यहां पे है ऑप्शन सी, यानी कि 2 और 3। IAEA ये इमीडिएटली आफ्टर पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 नहीं स्थापित हुआ था, ये 1957 में स्थापित हुआ था, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए को 12 साल हो चुके थे। अब यहां पे अब ये मत अपना लॉजिक लगाना कि 1957 तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही आता है, यहां पे इमीडिएटली पूछा गया है। अब जब इमीडिएटली की बात आती है तो आपके माइंड में ये बात आएगी कि अच्छा 1945 में या 46 में स्टैब्लिश करा गया था, तो ये लॉजिक मत लगाना कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 की बात हुई है तो 1957, तो ठीक है वहां पे वो बात सही आती है, लेकिन मैंने यहां पे इमीडिएटली वर्ड ऐड करा है, ठीक है। बाकी जहां पे सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन की बात आती है, बिल्कुल इंडिया फाउंडिंग मेंबर है IAEA का, और एटम्स फॉर पीस के नाम से भी इस ऑर्गेनाइजेशन को जाना जाता था जब ये ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। और जहां तक इसके मिशन की बात है, तो जैसे आप जानते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी के 2 यूजेस होते हैं, या तो चाहे आप उसका बॉम्ब बनाएं या आप उससे इलेक्ट्रिसिटी भी हार्नेस कर सकते हैं, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी के सिविलियन पर्पसेस भी होते हैं। IAEA रिपोर्ट करता है UN और UNSC दोनों को। हालांकि IAEA की जो स्थापना हुई थी उसमें UN का कोई हाथ नहीं था, ये इंडिपेंडेंट, IAEA इंडिपेंडेंटली ऑफ UN बना था, लेकिन रिपोर्ट ये दोनों UN और UNSC को करता है, ठीक है। एंड आपको ये भी पता हो कि IAEA इज ऑल्सो इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसका इंडिया मेंबर नहीं है, पता हो आपको। लास्ट क्वेश्चन, ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव किससे एसोसिएटेड है? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या सही आंसर है? सही आंसर है दोस्तों यूरोपियन यूनियन। ना ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव जो है ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिसंबर 2021 में स्थापित किया गया था, और ये अपने आप में क्या कहता है, ये इनिशिएटिव कहता है कि हम, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन के द्वारा यहां पे कोशिश करी जाएगी 300 बिलियन यूरोस को मोबिलाइज करना बाय 2027, चाहे वो पब्लिक फंड्स के जरिए हो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के जरिए हो, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए हो, ताकि ये जो पैसा है, ये जो फंड्स है, ये डेवलपिंग देश जो है, या जो लो डेवलपिंग देश है, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है, उनके डेवलपमेंटल नीड्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स के लिए ये फंड काम आ सके। और कहीं ना कहीं ये जो फंड है ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव, दैट इज ऑल्सो सीन टू काउंटर द चाइना लेड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव।
तो ये 5 सवाल थे दोस्तों, पांचों में से कितने आपके सही हुए, क्या आपका स्कोर बना है 10 में से जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों अगर आप सीसैट के कोर्सेज, तो फॉर एग्जांपल अगर आप अगले साल यूपीएससी के एग्जाम देंगे या 2024 या 25 के एस्पिरेंट हैं, तो हम सीसैट के कोर्सेज भी लेके आए हैं। चाहें तो आप सीसैट के कोर्सेज भी अवेल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके। और अगेन जैसे आप जानते हैं कि हमारे रैपिड रिवीजन राउंड 1 राउंड 2 दोनों ही बहुत पॉपुलर रहे हैं, और यदि आपने वो मिस कर दिया, अगर आपने वो लाइव लेक्चर्स मिस कर दिए थे, तो आप इसका प्री रिकॉर्डेड वर्जन भी देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, देखिए लास्ट मिनट 10 दिन रह गए हैं, तो क्विक रिवीजन के लिए आप चाहे वो वीडियोस को 2x के स्पीड पे देखिए, या चाहे आप उन वीडियोस के वैल्यू एडिशन नोट्स को पीडीएफ के फॉर्म में एक्सेस करिए, ये आपके पास ऑप्शन है। मेरा फर्ज है आपको बताने का कि ये जो कोर्स था, अब इसकी प्राइस हमने और स्लैश कर दी है, अब ये 2100 का कर दिया है। ठीक है, पहले ये 3000 का था, अभी 2100 का कर दिया है। हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इस कोर्स के बारे और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलेंगे अगले वीडियोस में। ध्यान रखें, पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।